रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में इंजाइम में आज हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक लेक्चर नंबर 2 का डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि थर्ड चैप्टर से एंजाइम से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब तक जितनी भी स्कीम्स बनी हैं इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आज तक नहीं बना, तो आपको उसी तरीके से सवाल को अरेंज करके दिए जा रहे जिस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यूज बनते हैं। तो हम एंजाइम की खसूसियत पढ़ लेते हैं कि एंजाइम की कौन कौन सी खसूसियत हैं। आपकी बुक में 8 मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात बताई गई हैं एंजाइम की। उसको हम फर्दर तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम में, एंजाइम की खसूसियत में, एंजाइम्स द बायोकेमिकल कैटलिस्ट। आप ये सब बात जानते हैं, जो भी एंजाइम है वो क्या है, वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। देखिए, एक होता है केमिकल कैटलिस्ट, यहाँ पे लफ्ज यूज हो रहा है बायोकेमिकल। इसका मतलब है जिंदा जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शन को ये तेज करता है, उसकी नेचर को नहीं बदलता और जिंदगी की सर्वाइवल को बढ़ाता है। पोसेस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। आपने ये बात समझी हुई है, ग्लोबुलर प्रोटीन ओवल, बेजवी या स्पेरिकल शेप की होती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने दो टाइप्स यानी कि 2 टाइप्स हमने प्रोटीन्स की पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में, एक फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो गोल होती है, जैसे कि इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लिपटें कि एक स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबुलर बन जाए, गोल गेंद की तरह बन जाए। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में भी डिस्कस की थी। दूसरी प्रॉपर्टीज, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनकी मौजूदगी में होता क्या है, ये बेसिकली जो केमिकल की रफ्तार है उसको बढ़ा देते हैं। विदाउट देम सेल्फ बींग यूज, ये खुद इस्तेमाल नहीं हो जाते, ये रिलीज होते हैं, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और दोबारा अपनी जगह पे चले जाते हैं। साइटोप्लाज्म में जगह है या किसी ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच है। तो मतलब बताने का ये है, ये जस्ट रिएक्शन को तेज करते हैं ताकि जल्दी जल्दी केमिकल एक्टिविटीज हो, बॉडी को जल्दी एनर्जी हासिल हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। देयर प्रेजेंट डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ये बात जरा आपने समझ लेनी है कि जैसे मिसाल के तौर पर ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हुए सी में, और यहाँ पर जो चीज बनी है वो है लिक्विड, यानी कि सी जो प्रोडक्ट बना है वो बेसिकली क्या है, लिक्विड नेचर है। अब जब हम इसके अंदर एंजाइम को ऐड करें तो एंजाइम एज ए बायोकेमिकल या कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो रहा है, बायोकैटलिस्ट। अब ने इसको हम स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं। देयर प्रेजेंस, एंजाइम की मौजूदगी डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। जो भी एंड प्रोडक्ट बना है, जैसे सी बना है, लिक्विड फॉर्म में बना है, इसकी नेचर क्या है, लिक्विड, और प्रॉपर्टीज एंड एंड प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सी की प्रोडक्ट जो नेचर है वो लिक्विड है। ये एंजाइम कभी भी असरअंदाज नहीं होगा एंड प्रोडक्ट पर और उसके नेचर पर, यानी कि सी तो सी ही बनेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही बनेगा। तो एंजाइम ऐड करने के बाद उसकी नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस चीज का रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो लिक्विड है, एंजाइम डालने के बाद भी वो लिक्विड में कन्वर्ट होने चाहिए। तो ये बात जरा आपने समझ लेनी है थोड़ी सी। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। देखिए, आप सब जानते हैं एंजाइम थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें रिलीज किया जाता है सोर्स से और उसके बाद वो अपना रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, एक्सेलरेट का मतलब तेज करते हैं, और उसके बाद ये दोबारा अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। तो स्मॉल अमाउंट जरूरी होती है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाती है। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये बड़े खास होते हैं अपने काम में, याद रखिएगा, अपने काम में बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अ सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, ये एक बात है। एक एंजाइम जो कैटलाइज करेगा, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा और सिंगल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर सेलुलेज
एक एंजाइम है। अब ये किसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज पर, यानी कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। तो सेलुलोज एंजाइम क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज को ही डाइजेस्ट करेगा, इसके अलावा वो किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे यही बात लिखी है, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये अपने काम में बड़े खास हैं। सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली अ सिंगल रिएक्शन। अब एक एंजाइम सिंगल है तो सिंगल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दूसरी बात, और अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड रिएक्शन, या तो एक एंजाइम कई रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, इस ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। अब ये कई सबस्टेट पर अटैक कर सकता है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रक्टोज, जैसे कि ग्लैक्टोज, ये हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था। इन तीनों सब्सटेंस की खासियत ये है, ये तीनों 6 कार्बन वाले हैं। तो यहां पे देखें हेक्सो, हेक्सो का मतलब छठे नंबर पर। काइनेस का मतलब फॉस्फेट ग्रुप देने वाला। ऐसा एंजाइम जो छठे नंबर पर ग्लूकोज को देता है और फॉस्फेट को देता है, उसे हम हेक्सोकाइनेस कहते हैं। काइनेस एक फैमिली है जो फॉस्फेट को ऐड करती है। तो ऐसा एंजाइम जो फॉस्फेट को ऐड करे, तो कौन सी पोजीशन पर? छठी पोजीशन पर। और ये तीनों क्या हैं? ये 6 कार्बन है। तो एक एंजाइम कई सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ग्रुप रिलेटेड रिएक्शन, लेकिन यहां पर एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को रिएक्ट कर रहा है। तो ये बात थोड़ी सी आपने समझ लेनी है। उसके बाद दे आर सेंसिटिव, ये बड़े हसास होते हैं टू इवन अ माइनर चेंज, अगर मामूली सा भी चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, किसके अंदर? नंबर 1 पीएच में, टेम्परेचर में, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। ये बात हमने पूरा एक सवाल पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग वाला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग। उसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पीएच का ज्यादा कम होना, उसका क्या नुकसान होगा? टेम्परेचर का कम या ज्यादा होना, उसका क्या नुकसान होगा? टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे एंजाइम बेस्ट काम करते हैं? सबस्ट्रेट के बढ़ने से क्या होगा एंजाइम के ऊपर? ये हम पूरा सवाल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 7, सम एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर। ये बात हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके। कोफैक्टर जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, नेचर इनकी, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वगैरह वगैरह, ये कोफैक्टर। प्रॉपर फंक्शन अगर एंजाइम ने परफॉर्म करनी है तो उसके लिए उसको कोफैक्टर जरूरी चाहिए, वरना वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, अब ये कम कर देता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब अ मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ये हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी अ मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब देखें, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए इस तरह एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ए और बी को पहाड़ जैसी चीज क्रॉस करने के बाद सी में कन्वर्ट करेगा। तो ए और बी जो रिएक्शन है उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या है, पहाड़ नजर आ रहा है कि फिर कहीं जाकर ये सी में कन्वर्ट करे। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम लोअर कर देते हैं रिएक्शन को। ये देखें, थोड़ी सी पहाड़ बना, ए प्लस बी और फिर सी में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब कि लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये बात हम आगे भी टॉपिक में डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम है, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ एक एक हमने कैरेक्टर को पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता है। अब मैं आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और पढ़ाता हूँ जो येलो बॉक्स में है। तो येलो बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो सबसे पहले जो येलो बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 38 पर येलो बॉक्स में एक सवाल है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के डैमेजिंग इफेक्ट, या सवाल ऐसे आता है सम एंजाइम आर डैमेजिंग, सब कुछ एंजाइम जो होते हैं बड़ा ही खतरा पैदा कर देते हैं, बड़ी तबाही मचाते हैं अगर वो एक्टिव फॉर्म में हो, इफ दे आर बिकम एक्टिव। अगर ऐसे ना है तो सवाल ऐसे भी बन सकता है, वाई
some enzymes are secreted in active form. कि क्यों कुछ एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है, कि अगर उन्हें एक्टिव फॉर्म में रिलीज कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे, वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम वही पढ़ने लगे हैं कि एक्टिव और इनएक्टिव का क्या यहां पर मामला है। तो सबसे पहले आपने समझना है कि सवाल आपसे पूछा जाता है सम एंजाइम आर डैमेजिंग इफ दे बिकम एक्टिव फॉर्म। कुछ एंजाइम अगर एक्टिव फॉर्म में होंगे तो वो तबाही मचा देंगे। या सवाल बनेगा वाई सम एंजाइम आर सेक्रेटेड, कुछ एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज किए जाते हैं। डैमेजिंग इफेक्ट, उसके नुकसानात, एंजाइम के डैमेज क्या करता है एंजाइम। अब सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल एक पेप्सिन की दी गई है। तो सबसे पहले आपने समझना है पेप्सिन को। एक तो पेप्सिन की नेचर क्या है वो आपने ज़हन में रखनी है, एसिडिक नेचर है। इसकी pH 2.0 है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ज़हन में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये काम करेगा। और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म है। और तीसरी फॉर्म, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि प्रोटीन की नेचर आईएन है तो इसके एंड में भी आईएन है। तो कुछ एंजाइम नेचर की वजह से भी नाम रखे जाते हैं, सब्सटेंस की नेचर की वजह से। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब मैं आपको थोड़े से पहले इसका एक जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं, खुलासा बता देता हूं। पेप्सिन अगर हमारी बॉडी में हर वक्त एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हमारी प्रोटीन जितनी भी बॉडी में है उसको डाइजेस्ट कर देगा। ज़हन में रखिएगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। पहले सेल को समझ लेते हैं। सेल के अंदर 70% क्या है, वाटर, और 50% क्या है, प्रोटीन। ये आपने दूसरे चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल में पढ़ा हुआ है। 50% प्रोटीन है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो सेल की 50% प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गई, सेल तो डैमेज हो गया। इसी तरह ये ऑर्गन को भी डाइजेस्ट करेगा। इसी तरह ये क्या है, ये ऑर्गन के ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद। और ये कहां पे रिलीज होता है, ये स्टमक के अंदर होता है, इसको रिलीज किया जाता है। ये बात आपने थोड़ी समझ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाई जा रही है कि एक तो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, एक एसिडिक नेचर है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और स्टमक में रिलीज होता है। अब इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिनोजिन है। ज़हन में रखिएगा, इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजिन है। इसलिए हर वक्त जो एंजाइम है वो पेप्सिनोजिन हमारी बॉडी में मौजूद होता है। और जब जरूरत होती है, जब हम कोई प्रोटीन वाली चीज खाते हैं, तब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कैसे एक्टिवेट होता है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। पेप्सिन लाइक एंजाइम, पेप्सिन की तरह का एंजाइम जो है, पेप्सिन जो कि एंजाइम है पोटेंशियली डैमेजिंग, ये बड़ी तबाही मचाएगा, बड़े ही खतरा पैदा कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। इफ पेप्सिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म, अगर हम पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेंगे। ज़हन में रखिएगा, अगर पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में रखेंगे हर वक्त, मैं लफ्ज यूज करूं हर वक्त, क्योंकि इसको एक्टिव फॉर्म में तब लाना है जब हम कोई चीज खा रहे हैं, जब हम खुराक खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं खा रहे तो इसका मतलब है कि ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है, ये पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होगा जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। अभी एक्टिव कब होगा, इनएक्टिव कैसे होगा, ये हम पढ़ लेते हैं। पेप्सिन इज पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पावरफुल का मतलब बड़ा ही ताकतवर एंजाइम है ये, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। एंड इज क्वाइट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये इस काबिलियत का माहिर है, यानी कि ये काबिलियत भी रखता है कि ये डिस्ट्रॉय, तबाह कर सकता है सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर को भी। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि सेल का 50% हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ड्राई वेट 50% प्रोटीन का होता है। तो इसलिए यहां पे बात की जा रही है डिस्ट्रॉइंग द सेल इंटरनल स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा, एंड दस इज प्रोड्यूस, इसलिए इसे इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन के फॉर्म में सेल के अंदर रखा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। स्टोमक की एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर ये रिलीज होता है। देखिए,
जैसे कि स्टोमक होता है, स्टोमक की दीवार मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर्स होती है स्टोमक की। जो इसकी जो सेल से मिलकर वॉल है वो रिलीज करेगी एंजाइम को, जिसका नाम है पेप्सिनोजिन इन एक्टिव फॉर्म। जैसे ही खुराक एसोफेगस से होती हुई स्टोमक के अंदर आएगी तो फौरन गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा उम्मीद है मैट्रिक में। गैस्ट्रिक जूस में कंसंट्रेटेड HCl होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि पेप्सिन एसिडिक नेचर है और ये एसिडिक मीडियम में काम, कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में मैंने कहा था ये काम करेगा, जिसकी pH 2 है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिडिक मैंने कहा। तो इसलिए जो गैस्ट्रिक जूस में HCl रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, वो कंसंट्रेटेड है, वो डाइल्यूटेड नहीं है। तो कंसंट्रेटेड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो इसलिए जैसे ही ये खुराक आ रही है प्रोटीन और पेप्सिनोजिन को रिलीज किया जाएगा और HCl को रिलीज किया जाएगा। HCl क्या करेगा, वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि एसिडिक मीडियम हो जाएगा। अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो फिर आप ये भी सवाल कर सकते हैं, सर अभी आपने कहा कि ये तो डाइजेस्ट कर देगा ऑर्गन को भी, सेल्स को भी, अगर एक्टिव फॉर्म में होगा। तो अब आप कह रहे हैं ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो गया है तो अब नहीं ये डाइजेस्ट करेगा बाकी चीजों को। ये बात आपने पढ़ी हुई है कि एक लेयर है जो म्यूकस रिलीज करती है, जो म्यूकस रिलीज करती है स्टोमक। जब भी खुराक आती है HCl रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं, एक आपके लिए पेप्सिनोजिन होता है, एक HCl कंसंट्रेटेड होता है और एक म्यूकस होता है, वाटर वगैरह होते हैं। तो फौरन इसके ऊपर लेप हो जाती है, दीवारों के ऊपर स्टोमक की लेप हो जाती है ताकि नुकसान ना हो स्टोमक को। तो इसलिए जो पेप्सिन है वो खुराक के ऊपर ही असरअंदाज हो, वो इस स्टोमक की वाल को डैमेज ना करे। तो इसलिए यहां पर ये बात लिखी हुई है, पेप्सिन is a powerful protein digesting enzyme and is quite capable of destroying cell internal structure and thus इसी वजह से हमने इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा हुआ है, फ्रॉम द सेल के अंदर। इट इज कन्वर्टेड इन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है ओनली तभी इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टमक में वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां पर इसको एक्टिव होना चाहिए। और आपको बताई हुई है ये बात मैंने चैप्टर नंबर 1 में कि जो स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। ये मैंने आपसे MCQs में टेस्ट में पूछा था। तो ये बात उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझ आ गया होगा कि सवाल को लेक्चर लेने के बाद कि वाकई ही ये सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो इम्पोर्टेंस रखने के बाद ये सवाल काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है। अब हम एक और येलो बॉक्स टच करते हैं, फिर हम एक सवाल, बड़े सवाल को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो पेज नंबर 39 है उसमें एक येलो बॉक्स बना हुआ है स्टार्ट में ही। वो सवाल कैसे बनता है, राइट अ नोट ऑन या डिस्कस अबाउट द एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन। एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिश्ता बताएं, ताल्लुक बताएं, या एंजाइम टू एंजाइम चेन एसोसिएशन बताएं। ये आपको येलो बॉक्स के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ नजर भी आएगा। एंजाइम टू एंजाइम चेन के एंजाइम चेन की शक्ल में काम करता है, ये हमें समझा दें। तो ये दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, सवाल का जवाब एक ही है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये दोनों सवाल बन सकते हैं और ये पेपर में आते भी हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इस डायग्राम को समझना होगा और उसके बाद हम फीडबैक इनहिबिशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इस डायग्राम को समझना है और फिर हम फीडबैक को डिस्कस, फिर आप बात समझ पाएंगे फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। सबसे पहले ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये बात आपने अब गौर से समझनी है मेरी। ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसके अंदर आप देख रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन सीरीज में चल रहा है। ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना। इसका मतलब ए इनिशियल सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, और ई जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है। अगर ए ने ई में कन्वर्ट होना है, अगर ए ने ई में कन्वर्ट होना है जो फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसको इन तमाम सीरीज में से गुजर कर जाना पड़ेगा, तभी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब यहां पर आपको चंद चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। ए इनिशियल सबस्ट्रेट, ई फाइनल प्रोडक्ट।
प्रिकर्सर एक्टिवेशन, फीडबैक इनहिबिशन, इंटरमीडिएट सब्सटेंस, ये बात ध्यान में रखिएगा। ए और ई में से गुजरने के बाद, बी सी डी से गुजरने के बाद, ये तीनों क्या हैं? ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड कर रही हैं और प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रही हैं। और ये बात हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं इन देयर रिएक्शंस में। अब यहां पर ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम 1 मौजूद है, बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम 2 मौजूद है, सी को डी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम 3 मौजूद है, डी को ई में बदलने के लिए एंजाइम 4 मौजूद है। तो ये एंजाइम टू एंजाइम चेन रिएक्शन जा रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ए को बी में कन्वर्ट के लिए एंजाइम 2 आ जाए, एंजाइम 1 आना चाहिए, वरना ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं होगा। ये बात ज़हन में रोक देगा, रिएक्शन, तमाम रिएक्शन रुक जाएंगे। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी। अब मैं इसकी थ्योरी थोड़ी समझा दूं इस डायग्राम के, फिर मैं फीडबैक इनहिबिशन समझाता हूं आपको। इन सर्टेन केसेस, मुख्तलिफ मसलों में, रिएक्शंस में, एंजाइम एक्ट इन अ सीरीज। कुछ एंजाइम होते हैं वो सीरीज में काम करते हैं कि ए का बी में कन्वर्ट होना ये सीरीज नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ए का बी में कन्वर्ट होना ये सीरीज नहीं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। जैसे ये मेटाबॉलिक सीरीज रिएक्शन नहीं है, ये सीरीज रिएक्शन है। ए से बी, बी से सी में डी, ई, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहां पे ये रिएक्टेंट तो ये प्रोडक्ट है, तो ए में बी में कन्वर्ट हो गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो मेटाबॉलिक पाथवे है ये बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज है। तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए, मुख्तलिफ एंजाइम चाहिए। In a certain cases, enzyme act as a series of the chemical reaction in a particular order. अब आप ऑर्डर देखें, अगर आप बच्चे से भी कहें वो भी ABC आपको सुनाएगा। अगर हम C लिख देंगे या B लिख देंगे वो कहेगा ये गलत है। अगर हम 1 2 3 4 को देखें तो हम 2 को पहले लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया पार्टिकुलर ऑर्डर, एक खास तरतीब है जिसकी वजह से कंप्लीट मेटाबॉलिक पाथवे। अब आपको ये बात समझ आ गई, मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या फर्क है। ए का बी में कन्वर्ट हो जाना ये जस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये एक ही रिएक्शन हुआ है बस। लेकिन यहां पर एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3, 4 रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना है, तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसे हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवे। इसके बाद अब 2 मेटाबॉलिक पाथवे यहां पे बताए जा रहे हैं, एक रेस्पिरेशन जो कि कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और एक फोटोसिंथेसिस जो कि एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब ये दोनों को पहले समझ लें। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है, जिसे हम कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। ये फोटो सिंथेसिस प्रोसेस, और इसके अंदर जो एनर्जी है यूज होती है, सोलर एनर्जी यूज होती है। अगर आप देखें ग्लूकोज बना, ये फोटो, और ग्लूकोज को अगर हमने दोबारा तोड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये एंड कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि बड़ी चीज छोटी चीज में टूटी है तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब ये आपको एक रिएक्शन नजर आ रहा है सिर्फ, ये ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन है, सीरीज में चलेगा तब कहीं जाके ग्लूकोज बनेगा। ये बजाहिर आपको ऐसे नजर आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 इन्हीं 2 चीजों पर घूम रहा है, आधा चैप्टर फोटोसिंथेसिस पर है और आधा चैप्टर रेस्पिरेशन पर है। अब आप सब जानते हैं आधा चैप्टर, इसका मतलब है कोई खास बात तो है जिसकी वजह से ये दोनों आधा आधा चैप्टर लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये सिंपल चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होने के बाद बनेगा। ई तब बनेगा जब एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। उसके बाद ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिक पाथवे सीरीज इनमें से कौन सी है। द सक्सेसिव एंजाइम, सक्सेसिव एंजाइम क्या? अब आप देखें इसमें लगातार आने वाले एंजाइम, एक के बाद 2, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एंजाइम आ रहा है। तो लगातार आने वाले एंजाइम जो हैं आर नॉर्मली प्रेजेंट टुगेदर इन अ प्रिसाइज ऑर्डर, वो भी प्रिसाइज ऑर्डर में है, एक तरतीब में है, ऑफ रिएक्शन सच दैट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी लिटरली हैंडेड
ऑन फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर फॉर्मिंग एन एंजाइम। अब देखें, अब यहां पर यह आपको बताया जा रहा है ए को बी में कन्वर्ट के लिए एंजाइम 1 चाहिए। इस एंजाइम की रिएक्टेंट ए थी और प्रोडक्ट बी था। इसने अपना काम कर कर किसको हैंड ओवर किया? एंजाइम 2 को। अब जो प्रोडक्ट E1 ने बनाया था एंजाइम 1 ने, वो उसने अपने अगले एंजाइम को दिया एज ए रिएक्टेंट। अब ये एंजाइम 2 के लिए बी क्या है? ये रिएक्टेंट है और सी क्या? प्रोडक्ट है। अब जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये इसको आगे ट्रांसफर करेगा। तो बी का 2 का प्रोडक्ट क्या था? एंजाइम 2 का सी, जबकि एंजाइम 3 का रिएक्टेंट क्या? सी, और इसका प्रोडक्ट बना डी। और इसी तरह ये हैंड ओवर किसको करेगा? एंजाइम 4 को। तो यहां बात इसलिए बताई जा रही है, ये चेन में लगे हुए हैं। Precise order of reaction such that substrate molecule can be literally handed on from one enzyme to another forming a enzyme chain बना रहे हैं बेसिकली ये। In this way, the product from one step is pathway are transferred to the enzyme catalyze the next। अब ये कहीं ये पूरा पाथवे बन गया जिसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो पाथवे की, एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को दे रहा है, दूसरा एंजाइम तीसरा, तो ये एक पाथवे बन रहा है। तो यहां पर ये बात आपको समझ आ गई कि एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन है। एंजाइम 1 की सबस्ट्रेट ये है, प्रोडक्ट ये है। एंजाइम 2 की सबस्ट्रेट ये है, प्रोडक्ट ये है। एंजाइम 3 की सबस्ट्रेट ये है, प्रोडक्ट ये है। एंजाइम 4 का सबस्टांस या रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो ये एंजाइम अपने प्रोडक्ट को अगले एंजाइम के दे रहा है जो उसे एज ए रिएक्टेंट के तौर पर ले रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर इसके अलावा 2 बातें यूज की गई हैं, फीडबैक इनहिबिशन और फीडबैक एक्टिवेशन या प्रिकर्सर एक्टिवेशन। अब पहले हम फीडबैक को समझ लेते हैं, फीडबैक होती क्या चीज है। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब है किसी चीज का रुक जाना या ब्लॉक हो जाना। अब कैसे? पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अ टाइप ऑफ इनहिबिशन, ये एक ब्लॉक या स्टॉप या रुकने का एक किस्म है, रुकने की एक रिएक्शन की। इन विच एंजाइम एक्ट, जिसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी इज इनहिबिटेड और ब्लॉक, एंजाइम का काम रुक जाता है या ब्लॉक हो जाता है बाय द एंजाइम्स ओन प्रोडक्ट, अपने ही एंजाइम जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे उसी की वजह से। व्हेन एंजाइम वर्क इन अ चेन, जब एंजाइम चेन में काम कर रहे होते हैं। अब ये बात गौर से समझनी है आपने। यहां पर ये बात बताई जा रही है फीडबैक में कि एंजाइम की एक्टिविटी, एक ऐसा एंजाइम जो कि काम कर रहा है वो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, अगर वही प्रोडक्ट अपने ही रिएक्शन को स्टॉप कर दे उसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। अब वो किस तरह होगा? जब एंजाइम चेन में काम कर रहे होंगे, ज़हन में रखिए, जब एंजाइम चेन में काम कर। अब कैसे? अब रेस्पिरेशन एक अभी आपने पढ़ा है मेटाबॉलिक पाथवे है, ये मैंने अभी आपको बताया। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा, जिसके जरिए क्या होता है? एटीपी बनती है। हमारी बॉडी में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आप समझा रहा, हमारी बॉडी में कंडीशन चेंज होती रहती है। जैसे कि एक कंडीशन है रेस्ट, जिसमें एटीपी हमें कम चाहिए। एक होती है रनिंग, एक्सरसाइज, भागना, उसके अंदर हमें एटीपी क्या है? हमें मैक्सिमम ज्यादा चाहिए। कंडीशन चेंज होगी। इसी तरह ये रिएक्शन काम कर रहा है। अगर तो ए को ई में कन्वर्ट करने के लिए 10 एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए, जैसे ही 11वां बनेगा ये ई एंजाइम क्या, ई प्रोडक्ट जो है ये इस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। इसलिए ये वाली लाइन जा रही है आपके पास, क्योंकि जितनी डिमांड उतनी पूरी हो गई है, इसलिए फीडबैक इनहिबिशन हो गया। अब रोक दो रिएक्शन को। लेकिन अगर ए से ई में जाने के लिए 10 चाहिए और ये 8 बने हैं तो प्रिकर्सर एक्टिवेशन है। ये देखें, तो अभी तक 8 बने हैं, तो अभी 10 दो और चाहिए, तो दोबारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो तब तक ये क्या है? 10 नहीं बन जाता। इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर आकर ये लाइन इसलिए दिखाई जा रही है, प्रिकर्सर का मतलब पहले से मौजूद। तो यहां से इंडिकेशन इसको होगा कि दोबारा ए की तरफ जाओ कि अभी 2 मॉलिक्यूल्स पड़े हैं और रिएक्शन को चलाओ।
तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। अगर ज्यादा बन जाएगा फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा, तो वही प्रोडक्ट उसको रोक देगा रिएक्शंस को पूरे को। अब दोबारा पढ़ लेते हैं। अ टाइप ऑफ द इनहिबिशन इन विच एंजाइम द एक्टिविटी इज इनहिबिटेड और ब्लॉक्ड बाय द एंजाइम्स ऑन प्रोडक्ट। ये एंजाइम ही था जो अपना प्रोडक्ट बना रही है, यही प्रोडक्ट रोक देगा रिएक्शंस को। When enzyme work in the chain, उस वक्त ये काम होता है जब एंजाइम चेन में काम कर रहे हो। अब ए से बी में कन्वर्ट हो गए, ये तो चेन नहीं है, इसमें तो फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो सकता क्योंकि ये सीरीज में तो काम नहीं कर रहे। एज इन दिस प्रोसेस एंजाइम्स फाइनल प्रोडक्ट, अब इस प्रोसेस में जो फाइनल प्रोडक्ट है एंजाइम्स का, ब्लॉक द एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट, क्योंकि एक्टिव साइट वो जगह है जहां पर सबस्ट्रेट ने आकर जुड़ना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। ये एक एंजाइम होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं। तो यहां पर आकर उसी सबस्ट्रेट ने क्या है, अटैच होना होता है। तो ये इसको ब्लॉक कर देगा कि अब मजीद जरूरत नहीं है। एक्टिव साइट फर्स्ट एंजाइम एंड रिएक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस। ये प्रोडक्ट क्या करेगा, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ताकि मजीद क्या है सबस्ट्रेट इसके ऊपर आके अटैच ना हो और आगे प्रोसेस ना चले, क्योंकि डिमांड पूरी हो चुकी है। तो ये सवाल है हमारा फीडबैक इनहिबिशन, और ये सवाल मैंने आपको बताया ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और ये इस सूरत में भी आ सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एसोसिएशन, एंजाइम टू एंजाइम चेन एसोसिएशन। तो ये 3 सवाल हैं इस येलो बॉक्स के अंदर, तो आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शंस पढ़ेंगे और फर्दर हम एंजाइम के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।